नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से एक फतवा जो है वो निकला है देवबंद के दारुल उलूम से, और इस फतवे के बाद सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देश की जरूरत बन गए हैं? किस तरह से इस फतवे के जरिए मासूम बच्चों के अधिकारों के हनन की बात की गई है? क्या है यह बेतुका फतवा और क्यों इस पर उठ रहे हैं सवाल? देखिए इस रिपोर्ट में। मुसलमानों के फतवा सेंटर देवबंद के दारुल उलूम से जो नया फतवा जारी हुआ है उससे हिंदू भी हैरान है और मुसलमान भी, क्योंकि फतवे में ना तो देश के कानून का ख्याल रखा गया है और ना ही संविधान का। बस वेबसाइट पर फतवा चस्पा हुआ और यूपी के करीब 4 करोड़ मुसलमानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई। दारुल उलूम से निकला गया फतवा उन कपल्स के लिए जारी हुआ है जो निःसंतान है और बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। ऐसे कपल्स के लिए दारुल उलूम के फतवे में कहा गया है कि बच्चे गोद लेना उनके लिए नाजायज नहीं, लेकिन गोद लिए बच्चे को अपनी संतान की तरह संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती। फतवे में कहा गया है कि गोद लिया हुआ मेल चाइल्ड अगर 15 साल की उम्र पार कर लेगा तो उसके सामने मां को पर्दा करना होगा। बच्चों को लेकर दारुल उलूम के इस नए फतवे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि दारुल उलूम का ये नया फतवा न सिर्फ भारत के कानून का उल्लंघन करता है, बल्कि बच्चों को देश के संविधान की ओर से जो अधिकार मिले हैं उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है। दारुल के इस फतवे पर खुद मुसलमान बिरादरी को एतराज है। कई मुस्लिम परिवारों ने दारुल उलूम के इस फतवे को लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR से शिकायत की, जिसके बाद NCPCR ने दारुल उलूम के खिलाफ एक्शन शुरू किया। NCPCR ने दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने के लिए सहारनपुर के DM को नोटिस भेजा है। नोटिस की कॉपी यूपी के चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी गई है और कहा गया है कि जब तक वेबसाइट की जांच पूरी ना हो जाए उसकी रीच रोक दी जाए। नोटिस में कहा गया है कि वेबसाइट की जांच के बाद उसमें मौजूद बच्चों को लेकर तमाम आपत्तिजनक फतवे हटाए जाए। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे देश के लाखों करोड़ों मुस्लिम धर्मावलंबी लोग फॉलो करते हैं एडवाइजेस के लिए, फतवों के लिए, और उनके द्वारा कही गई बातों को मानते हैं। हमको शिकायत प्राप्त हुई कि उनकी वेबसाइट पर एक फतवा इस तरीके का है जिसके अनुसार किसी भी गोद लिए बच्चे को वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलते हैं। अब भारत का कानून गोद लिए बच्चे को वो सभी अधिकार देने की बात कहता है जो कि एक बायोलॉजिकली पैदा हुए बच्चे के होते हैं। इसके अलावा उनकी वेबसाइट ये भी कहती है कि ऐसा बच्चा जिसको गोद लिया जाएगा 14-15 साल की आयु के बाद उसकी माँ को उससे पर्दा करना पड़ेगा अगर वो लड़का है। ऐसे में लड़कियां अगर गोद गई हैं तो उनकी तो हालत बहुत दयनीय और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनको परिवार में हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको खून के रिश्ते में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी, डेरोगेटरी और एब्यूसिव है। दारुल उलूम की वेबसाइट पर जो फतवा जारी हुआ है उसकी एक झलक देखिए। यहाँ लिखा है, बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सिर्फ गोद लेने से उस बच्चे को असली बच्चे जैसे अधिकार नहीं मिलेंगे। बजाय इसके बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा तो माँ को उस बच्चे के सामने पर्दा करना होगा। गोद लिए बच्चे को संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। दारुल की वेबसाइट पर गोद ली गई गर्ल चाइल्ड को लेकर भी फतवा जारी हुआ है। गर्ल चाइल्ड को लेकर कहा गया है कि जब बच्ची किशोर अवस्था में पहुँच जाएगी तो उसे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता जहां कोएड एजुकेशन हो। एक फतवे में वो कहते हैं कि लड़कियों को एज ऑफ प्यूबर्टी आने के बाद कोएड में नहीं पढ़ाना है। अच्छा। एक लड़की ने पूछा, उसके माता पिता ने पूछा है उनसे कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। फतवा उसके लिए ये देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जारी करते हैं कि अगर उसके स्कूल में कोएड है तो उसको वहाँ से निकाल लीजिए, उसको अलीगढ़ भेज दीजिए पढ़ने के लिए। वहाँ पे ऐसे इदारे हैं जहाँ फीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं। तो ये तो बहुत गलत है, ये लड़कियों को साफ तौर पे डिस्क्रिमिनेट करने वाला है। सवाल सिर्फ फतवे का नहीं है, सवाल है कि दारुल उलूम को मुसलमानों के लिए ऐसे नियम कायदे सार्वजनिक तौर पर जारी करने का अधिकार किसने दिया, जो नियम कायदे फतवे की शक्ल में
देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। जब हिंदुस्तान में गोद लिए बच्चे को लेकर पहले से मजबूत कानून मौजूद है, तो फिर दारुल उलूम मुसलमानों के लिए नया कायदा कानून बनाने वाला कौन होता है? हैरानी दारुल उलूम की सोच पर भी होती, जो बच्चों को लेकर अपने फतवे में स्कूल बुक सिलेबस में बदलाव की बात करता है, कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर अपना नया नियम बताता है, लड़कियों के लिए उच्च मदरसा शिक्षा की बात कहता है और पढ़ाई के लिए बच्चों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड की वकालत करता है। जबकि देश के राइट टू एजुकेशन कानून के तहत स्कूल में शारीरिक दंड पूरी तरह से प्रतिबंधित। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे वाराणसी में, और नमो ऐप के जरिए संवाद होगा। लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं डिजिटल कैंपेनिंग के तहत जुड़ेंगे, और डिजिटल कैंपेनिंग के तहत नमो ऐप के जरिए आपको बता दें वाराणसी में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद होगा पीएम का। नमो ऐप के जरिए 10,000 कार्यकर्ता, उनका जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां पर 10,000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन ने 23 जनवरी तक तमाम तरह की रैली, कैंपेन, पदयात्रा सभी पर बैन लगाया हुआ है, तो उसके मद्देनजर पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो डिजिटल मोड पे चल रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको बताएं नमो ऐप के जरिए 10,000 कार्यकर्ता जो हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, उन्हें बताएंगे कि किन योजनाओं के साथ जनता के बीच जाना है और किन मुद्दों को उठाना है, ताकि एक बार फिर से सरकार में बीजेपी की वापसी हो। तो नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जो रैली थी, पदयात्रा थी या फिर जुलूस थे, जिस भी तरह के रोड शोज थे, सभी को ब्लैंकेट बैन कर दिया था। और उसके बाद तमाम पार्टियों से आग्रह किया गया था कि आप डिजिटल माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया माध्यम के जरिए या फिर टीवी अखबार के माध्यम के जरिए अपना प्रचार प्रसार करें। हालांकि कई पार्टियों ने यह भी कहा था कि भाई उनका जो डिजिटल सेटअप है अभी उतना एडवांस नहीं है, देश की आबादी अभी भी इंटरनेट के लिए, खासतौर से ग्रामीण आबादी जो है वो अभी भी इक्विप नहीं है, तो ऐसे में कितना मुमकिन होगा, और खासतौर से छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा पहले जान है और उसी के बाद जान के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, तो चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 23 जनवरी तक पूरा ब्लैंकेट बैन है, और उसके जरिए तमाम पार्टियां जो हैं या तो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, 5 लोगों की तादाद में वो जा सकते हैं मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और यहां पर कार्यकर्ताओं से संबोधन करना हो या फिर अपने तमाम क्षेत्रीय नेताओं से संबोधन करना हो, फ्लैग बेयरर्स, पार्टी के जो हैं पोस्ट बेयरर्स जो हैं, सभी से बातचीत करनी हो, सभी को डिजिटली इसके लिए तैयारी करनी होगी। और यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज नेशन। और बात चुनाव की, जिसका ना तो माहौल नजर आ रहा है और ना ही नेताओं के बीच किसी तरह से प्रचार की होड़ है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों को ऐलान हुए 9 दिन निकल चुके, लेकिन पिछले 9 दिनों से यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनावी कैंपेन ठंडा पड़ा हुआ है। तमाम दलों को उम्मीद थी कि 15 जनवरी के बाद प्रचार के नियमों में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी में पहले फेज की वोटिंग में अब बस 3 हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में अब पार्टियां इंतजार के मूड में नहीं हैं। वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस ने कैसी की है तैयारी और कब से वर्चुअल प्रचार होगा शुरू, आइए आपको दिखाते हैं इस डिटेल रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। नो फिजिकल रैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी। ये 8 जनवरी से पहले का माहौल था, जब मोदी, योगी और अखिलेश, प्रियंका की चुनावी रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन 8 जनवरी के बाद पूरा सीन बदल गया। नो फिजिकल रैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग ने पहले 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर रोक लगाई और फिर कोरोना के बढ़ते केस के चलते ये रोक 22 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई। लेकिन 22 जनवरी के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यूपी में पहले चरण के चुनाव में अब बस 3 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। पहले फेज में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार फिलहाल वर्चुअली ही करना है, लेकिन फिलहाल वर्चुअल प्रचार का माहौल भी ठंडा सा नजर आ रहा है। अब तक यूपी में ना तो बड़े नेताओं का वर्चुअल प्रचार शुरू हुआ है, न टिकट मिलने के बावजूद प्रत्याशियों ने वर्चुअल कैंपेनिंग शुरू की है।
हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। अखिलेश यादव को वर्चुअल रैली का डेफिनेशन पता था या नहीं, ये तो वो ही जानते हैं, क्योंकि अखिलेश ने 3 दिन पहले लखनऊ के एसपी कार्यालय में हजारों की भीड़ वाली जो कथित वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, उसका मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और इसे लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या यूपी में राजनीतिक दलों के पास वाकई वर्चुअल रैली को लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार नहीं है, क्योंकि यूपी चुनाव में अब तक कोई भी पार्टी वर्चुअल रैलियों के साथ मैदान में नहीं उतरी है। न्यूज नेशन को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यूपी के 1 लाख बूथों पर 5-5 ट्रेंड सोशल मीडिया कार्यकर्ता तैनात कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के चुनावी वॉर रूम में 100 से ज्यादा IIM और IIT पास आउट प्रोफेशनल्स जुड़ चुके हैं। कांग्रेस ने 1500 IT प्रोफेशनल्स के जरिए बटन दबाओ स्कूटी पाओ और डिजिटल मैराथन जैसे अभियान की योजना बनाई है, जबकि BSP के भी 50,000 सोशल मीडिया ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। सभी दलों का दावा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जल्द ही वर्चुअल रैलियों और कार्यक्रमों के जरिए यूपी में चुनावी माहौल अपने रंग में रंगेगा। हम पूरी तरह से कैसे कैसे करेंगे, कहां कहां प्रचार करेंगे, कितनी वैन लगाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। लगभग एक दिन में कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है। 1000 की संख्या में हम LED और वैन की तैयारी में है, जल्द मैदान में नजर आएंगी। नहीं, ये चुनाव बिल्कुल नए तरीके से तो है ही है, अलग तरीके से है। अब तक कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को भी ये मैं कह सकता हूं कि वर्चुअल रैली करने का अनुभव तो अभी तो किसी के पास नहीं है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दलों के प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। एक बार सब लोग प्रत्याशिता निर्धारित कर लेंगे, प्रत्याशियों का चयन कर लेंगे, और जैसे फर्स्ट फेज की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो नामांकन होने के पश्चात ये वर्चुअल रैली और ये जो संपर्क का कार्यक्रम है ये पार्टियां शुरू करेंगी। यूपी में बीजेपी की वर्चुअल तैयारी कैसी चल रही है, अब वो देखिए। यूपी में बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा बूथों पर सोशल मीडिया स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसमें स्टेट से लेकर जोन, जिला और विधानसभा सीटों के लिए टीमें बनाई गई है। हर मंडल में कुल 2 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है, जबकि हर बूथ पर 5 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। बीजेपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से मजबूत माना जाता है, जिसकी चुनाव में मदद ली जा रही है। बीजेपी का ये प्लेटफॉर्म WhatsApp ग्रुप के जरिए नीचे तक फैला है और इससे 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं को भी जोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसी ही तैयारियां SP की ओर से भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में डिजिटल फोर्स रूम बनाया है। SP की ये तैयारियां पिछले 7 महीनों से चल रही थी। SP के डिजिटल फोर्स रूम में तैयार होने वाले वीडियो कंटेंट बूथ अध्यक्ष तक पहुंचता है, जिसके सोशल मीडिया सेक्शन के जरिए 100 से ज्यादा IITians जुड़े हैं। हर जोन में SP के 100 कार्यकर्ताओं के विंग है। ये जिला स्तर पर पार्टी के पोस्ट पहुंच जाती है। चुनाव की वर्चुअल तैयारियों को अब BSP ने भी ग्राउंड पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के मुताबिक कई कंपनियों से LED से लेस वैन के लिए BSP की बात हो रही है, जिसके जरिए यूपी के अलग अलग इलाकों में BSP प्रमुख मायावती का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यूपी से अलग पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वर्चुअल तैयारियां कैसी चल रही है, न्यूज नेशन ने ये भी जानकारी जुटाई है। जो वर्चुअल डिजिटल कैंपेन पर निर्भर होगा, जिसमें आप शहरों का, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है, साधन युक्त है, उनको हम पूरी तरह डिजिटल से ही कांटेक्ट करेंगे। अब आप आ जाएंगे पिंडों की तरफ, जो हमारे गांव है, पिंड है, जहां पर आपने सही कहा बॉर्डर एरिया है, कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटली हम आप बात नहीं पहुंचा पाएंगे। वहां जो चुनाव आयोग ने नियम तय किए हैं कि उम्मीदवार 5-5 लोगों के साथ या कार्यकर्ता बहुत भीड़ ना करके 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कर सकता है। जहां तक वर्चुअल रैलीज का संबंध है, हमारी पार्टी ने भी इसका पूरी प्लानिंग की हुई है। आने वाले दिनों में हम वर्चुअल रैलीज करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी खूब यूज करेंगे, और डोर टू डोर तो हमने ऑलरेडी बूथ लेवल के ऊपर अपनी टीमें बना दी हुई हैं। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सबसे बेहतर हम यूज करें।
कोरोना गाइडलाइंस के बीच वर्चुअल प्रचार की तैयारियां इसीलिए भी इंतजार में थी क्योंकि सियासी पार्टियों को लग रहा था कि 15 जनवरी के बाद देश में कोरोना को लेकर हालात बदलेंगे और चुनाव आयोग नियमों में बदलाव करेगा। अब जब ये साफ हो चुका है कि 22 जनवरी तक वर्चुअल प्रचार ही करने होंगे, तो सियासी पार्टियां अब पूरी ताकत इसी में झोंक रही है। जाहिर है इसका रिजल्ट अगले कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। लखनऊ से अनिल यादव और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक बड़ा हमला हुआ। यह हमला राजधानी के एयरपोर्ट के पास किया गया। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ जो कई सवाल खड़े कर रहा है। हमले में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है। कैसे हुआ हमला, क्यों हुआ, किसने किया, देखिए इस रिपोर्ट में। एक के बाद एक 3 धमाके हुए और फिर आसमान काले धुएं के गहरे गुबार में खो सा गया। ये तस्वीरें यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी की है, जहां एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों ने एक पल में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्योंकि अबू धाबी को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन इस सुरक्षा को ड्रोन के जरिए भेदने की कोशिश कामयाब हो गई। हमला अबू धाबी एयरपोर्ट के पास किया गया, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 2 भारतीय नागरिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अमीरात न्यूज एजेंसी के मुताबिक धमाका तेल कंपनी ADNOC के गोदाम के पास इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। फ्यूल के 3 टैंकरों में एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे आग तेजी से भड़की और फिर अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन साइट तक आग फैल गई। पुलिस को धमाके वाली जगह से छोटे विमान के कुछ टुकड़े मिले हैं, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि हमला ड्रोन से हुआ है। ड्रोन के हमले से ही टैंकरों में विस्फोट कराए गए, जिससे एयरपोर्ट पर आग लगी। हालांकि इस हमले से एयरपोर्ट का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस हमले को लेकर यमन के जिस हूती विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली, उसे लेकर UAE की चिंता बढ़ गई। दरअसल हूती विद्रोही यमन में गठबंधन सेनाओं का भी सामना कर रहे हैं, जिसे UAE का भी समर्थन मिला हुआ है। हालांकि UAE ने साल 2019 के बाद से ही यमन में अपनी सेना की मौजूदगी कम कर दी। बावजूद UAE की सेना का प्रभाव यहाँ कम नहीं हुआ है। टीम न्यूज नेशन। इमरान खान का आतंकिस्तान एक बार फिर इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ है। इमरान खान जिस लेडी आतंकी की रिहाई के लिए पिछले कई सालों से एजेंडा चला रहे थे, उस लेडी आतंकी को लेकर अमेरिका में हाई वोल्टेज बंधक संकट क्रिएट किया गया। लेडी अलकायदा के नाम से मशहूर आफिया सिद्दीकी को जेल से छुड़ाने के लिए हमलावर ने यहूदी सेंटर को निशाना बनाया, लेकिन ये होस्टेज एपिसोड 12 घंटे के भीतर एक्सपोज हो गया, डीरेल हो गया। आखिर इमरान को इस लेडी आतंकी से इतनी हमदर्दी क्यों है और वो अमेरिका पर उसे छोड़ने के लिए दबाव क्यों बना रहा है? आइए आपको दिखाते हैं इमरान का ये आतंक प्रेम। गोलियों की तड़तड़ाहट अमेरिका में हो रही थी और इस्लामाबाद में इसकी गूंज सुनकर इमरान के चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी, क्योंकि 14 साल में जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो काम खुद इमरान खान नहीं कर पाए, उस काम को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी अमेरिका के टेक्सास में, वो भी आतंक के बल पर। लेकिन टेक्सास में रविवार को आतंकवाद भी हारा और खुद पाकिस्तान भी, और इन दोनों के बीच मियां इमरान खान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। सर, आपका एक बयान, आपने कहा कि जो बाइडेन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन बनाएंगे। बाबर साहब, ये आपकी उम्मीद है या वाकई सर इस पर काम हो रहा है? देखिए, ये सारी दुनिया में जब नई गवर्नमेंट आती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, काम भी गवर्नमेंट कर रही है और हमारे जो ह्यूस्टन के CG हैं वो भी, और फॉरेन मिनिस्टर की जो हमारा डेस्क है वो भी लगा हुआ है। और आज उनकी सिस्टर हैं जो एक बड़ी सीनियर और बड़ी यूनिक किस्म की उनके पास मेडिकल एक्सपर्टाइज है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो मुझे मिलने के लिए आई थी। 2 बातें हैं उसमें। जब आए थे ना पिछले जो सदर थे बराक ओबामा, तो बराक ने ये कहा था कि मैं खवातीन कैदियों को रिहा करूंगा, एंड रिपोर्टेडली इन थाउजेंड्स। तो रुक रहे कुछ देर के लिए, लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।